नमस्ते, प्रदीप अहलावत नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एलिसिट ई लर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं अपने वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, दैट इज़ आर्टिकल 15। कुछ समय पहले आयुष्मान खुराना की एक मूवी आई थी आर्टिकल 15। आई होप आप सभी ने वो मूवी देखी होगी। मैं इस मूवी के एक डायलॉग की बात करना चाहता हूँ। एफआईआर क्यों लिखी अब तक? सर केस इतना सीरियस लग नहीं रहा था सर। कब लगता सीरियस? इन लोगों के तो झूठे केसेस आते रहते हैं सर। एक पुलिसमैन आयुष्मान खुराना को कहता है कि सर इन लोगों की झूठी रिपोर्ट आती रहती हैं। तो आयुष्मान खुराना साहब कहते हैं कि कौन है ये लोग, जुपिटर से आए हैं, मार्स से आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो पुलिस वाला जब कह रहा होता है आयुष्मान खुराना को कि सर इन लोगों की झूठी खबरें आती रहती हैं, तो कहने का मतलब ये है कि वो एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहे थे। पुलिस जो होती है, पुलिस स्टेट के अंडर आती है। पुलिस किसके अंडर आती है? स्टेट के अंडर आती है। और यही हमें आर्टिकल 15 कहता है। अगर हम आर्टिकल 15 की डेफिनेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट। क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो जैसे आपने देखा होगा उस मूवी में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। तो आयुष्मान खुराना कहता है कि जो थर्ड लड़की मिसिंग है आप उसकी एफआईआर लिखिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पुलिस वाला था वो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करा था, क्योंकि उसने कहा था ना कि सर इन लोगों की तो झूठी रिपोर्ट आती रहती है। तो वो एक पर्टिकुलर कास्ट के बंदों की बात कर रहे थे। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 15 है वो पूरी तरह से प्रोहिबिशन करता है इन सब चीज़ों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन, मेरे साथ साथ बोलिएगा और इसको लिखिएगा भी अपनी कॉपी में। नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट against the citizens on the basis of race, religion, caste, sex और place of birth। इसके अलावा अगर आपने देखा हो, जब मैंने आपको राइट टू इक्वलिटी पढ़ाया था, तो राइट टू इक्वलिटी में भी हमारे पास क्या आते हैं? आर्टिकल 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है और क्या आता है? 18 आता है। तो आर्टिकल 14 तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और आर्टिकल 14 में भी हमारे पास जो स्टार्टिंग की वर्डिंग आती है वो क्या आती है? नो डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन आर्टिकल 15 में हम किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 15 में हम बात करते हैं जनरल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। जैसे अगर आप होटल को यूज़ करना चाहते हैं तो आप होटल यूज़ कर सकते हैं, आप पब्लिक प्लेसेस को यूज़ कर सकते हैं, आप पब्लिक एंटरटेनमेंट को यूज़ कर सकते हैं, आप बेथिंग घाट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो नहाने के घाट होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेल्स होते हैं, कुएँ होते हैं, ठीक है, अगर आपको पानी पीना, कहीं पे कुआं है, आप वहाँ पे पानी पी सकते हैं। और जो रोड है, आप रोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विच इज़, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है विच इज़ पार्शली और फुली फंडेड बाय द स्टेट। विच इज़ पार्शली और फुली फंडेड बाय द स्टेट। अगर आप कहोगे सर हम तो आपके घर आके बैठ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 15 यहाँ पे बताता है एक जनरल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं आर्टिकल 15 के। आर्टिकल 15 जब बना था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें आर्टिकल 15 के साथ साथ आर्टिकल 15 सब क्लोज 1 भी था, सब क्लोज 2 भी था और सब क्लोज 3 भी था। तो इसमें जो आर्टिकल 15 सब क्लोज 1 और 2 है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम कंप्लीटली प्रोहिबिट करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीटली प्रोहिबिट करते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 15 सब क्लोज 3 है वो ये कहता है कि स्टेट को स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहिए। किसके लिए? चिल्ड्रंस के लिए। और किसके लिए? वुमेन्स के लिए। अब मुझे एक बात का जवाब दो। आर्टिकल 15 की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें स्टार्टिंग में क्या आता है? नो डिस्क्रिमिनेशन। और आर्टिकल 15(1) और जो 15(2) है वो भी यही कहता है कि वो कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है किसको? डिस्क्रिमिनेशन को। लेकिन जैसे हम आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 की बात करते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर द चिल्ड्रंस एंड द वुमेन्स। वो वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए क्या कर सकता है? स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। अगर देखा जाए तो कुल मिला के ये हमारे पास क्या है? एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। और आप इसको क्या कह सकते हैं? आप इसको अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। अब इसी तरह से मैंने एक दिन पार्ट 4 पढ़ा और पार्ट 4 में भी मैंने पढ़ा आर्टिकल 46। क्या पढ़ा? आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 में भी क्या कहा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब है या फिर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके प्रमोशन और उनकी अपलिफ्टमेंट के बारे में कहा गया है। अब मुझे एक बात का जवाब दो। एक तरफ तो हमारे पास पार्ट 3 है और एक तरफ हमारे पास क्या है? पार्ट 4 है, ठीक है। एक तरफ हमारे पास क्या है? पार्ट 3 है, एक तरफ हमारे पास क्या है? पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और इसमें
जो आर्टिकल 15 सब क्लोज 3 है वो क्या कहता है कि भाई स्टेट चाहे तो वो स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कर सकता है, किसके लिए? चिल्ड्रंस के लिए और वुमेन्स के लिए। लेकिन जब हम पार्ट 4 के बारे में बात करते हैं, पार्ट 4 में हमारे पास आर्टिकल 46 आता है। उसमें क्या है? उसमें आप इंपोर्ट एंड प्रमोशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो कहने का मतलब ये कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई हम कंप्लीटली प्रोहिबिशन करते हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई हम रिजर्वेशन देंगे। तो देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे ये हमारे पास क्या एक लड़ाई है, किसके बीच में? पार्ट 3 के बीच में और किसके बीच में? पार्ट 4 के बीच में। तो जैसे हमने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 की लड़ाई को सेटल किया था, उसी तरह से हम इसको भी सेटल करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाहूँगा। उस केस का नाम है चंपाकम डुरायराजन केस। तो चंपाकम डुरायराजन केस में 1915 में ये जो केस है, इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है किसमें? पार्ट 3 में और पार्ट 4 में। किसमें? पार्ट 3 में और पार्ट 4 में। तो जो पार्ट 3 है वो प्रिवेल करेगा। पार्ट 3 क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। क्यों? क्योंकि पार्ट 3 में हमारे पास क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट्स आते हैं और पार्ट 4 में हमारे पास क्या है? डीपीएसपी हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास क्या होते हैं? जस्टिसेबल्स होते हैं। जबकि जो डीपीएसपीज होती हैं, डीपीएसपी बेसिकली में क्या होती हैं? डायरेक्शंस होती हैं। तो ये इस जजमेंट की क्या थी? जो केस था उसकी जजमेंट थी कि पार्ट 3 क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। अब मामला दोबारा से वहीं पे फंसा हुआ है कि भाई जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 और जो पार्ट 4 है, ठीक है, ये तो जजमेंट यहाँ पे आ गई। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया गया? इस प्रॉब्लम को सोल्व किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। और जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसी में ही एक और चीज़ को ऐड किया गया था, इंसर्ट किया गया था। वो था हमारे पास आर्टिकल 15 सब क्लोज 4। आर्टिकल 15 सब क्लोज 4। तो आप ये याद रखिएगा, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था 1951 में जो हुआ था, उसमें आर्टिकल 31A इंसर्ट हुआ था, आर्टिकल 31B 9 शेड्यूल ये सब इंसर्ट हुए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उसमें इंसर्ट हुई थी, जैसे कि आर्टिकल 15 सब क्लोज 4। फाइन, तो इसको हमने सेटल किया किससे? आर्टिकल 15 सब क्लोज 4 से। तो ये जो सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई है, ये मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बाकी की चीज़ें डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखिएगा, आर्टिकल 15 हेड डालेगा, इसमें लिखेगा आर्टिकल 15 में लिखिए, राइट डाउन इन आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द state against the citizens on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth। दोबारा से सुन लीजिए, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, जनरल एग्जाम्पल्स हैव बीन यूज्ड इन आर्टिकल 15। जनरल एग्जाम्पल्स हैव बीन यूज्ड इन आर्टिकल 15। पहला एग्जाम्पल लिखिए, नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर द यूज ऑफ शॉप्स, कोमा होटल्स, कोमा पब्लिक एंटरटेनमेंट्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, सेकंड, नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिगार्ड्स टू, नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिगार्ड्स टू यूज ऑफ वेल्स ऑब्लिक टैंक्स, कोमा बेथिंग घाट्स, नहाने के घाट, कोमा रोड्स, और एनी सच पब्लिक प्लेस विच इज फुली और पार्शली फंडेड बाय स्टेट, विच इज फुली और पार्शली फंडेड बाय स्टेट। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, आर्टिकल 15 सब क्लोज 1, कोमा आर्टिकल 15 सब क्लोज 2 completely prohibits discrimination, completely prohibits discrimination। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, आर्टिकल 15 सब क्लोज 3, आर्टिकल 15 सब क्लोज 3 provides that the state is empowered, the state is empowered to make special provision for women and children, provides that state is empowered to make special provisions for women and children। तो यहाँ पे women and children को अंडरलाइन कीजिएगा।
नेक्स्ट लाइन में लिखेगा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन और अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, बल्कि नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द चंपाकम डोरायराजन केस 1950 द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट whenever there shall be a conflict between part 3 and part 4 of the constitution, whenever there shall be a conflict between part 3 and part 4 of the constitution, then part 3 shall prevail over part 4, then part 3 shall prevail over part 4. This is because part 3 which deals with fundamental rights are justiciables ब्रैकेट में लिखेगा individual citizens can enforce the fundamental rights against the state through the courts ब्रैकेट क्लोज। While DPSPs are non-justiciables, इसको अंडरलाइन करना, DPSPs are non-justiciables। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेगा to deal with these problems since Article 46 which provided a direction to the state to improve and promote educational and economical interest of SC, ST and other weaker section of society, ब्रैकेट में लिखेगा thus directing to the state to discriminate, नेक्स्ट लाइन में लिखेगा Article 46 is therefore was in conflict with Article 15 of original constitution. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेगा thus the then Nehru government passed first constitutional amendment act 1951 which inserted Article 15 subclause 4 तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें इंसर्ट की गई थी और उनमें से एक 15 सबक्लॉज 4 भी था। तो इसमें लिखेगा which provided that the state is within its power to make special provision for the advancement of socially and educationally backward classes, ब्रैकेट में लिखेगा SEBCs and SC and ST। दोस्तों यूपीएससी के लिए आप एक चीज़ याद रखना, यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको दे सकता है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो उस समय पे ओबीसी का जन्म नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखवाया है, एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड SC एंड ST। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा स्टार लगा के आर्टिकल 15 सबक्लॉज 4 लिख लीजिए, डील्स विद क्लासेस। नेक्स्ट लाइन में लिखिए आर्टिकल 46 डील्स विद सेक्शंस। तो आर्टिकल 46 किसके साथ डील करता है, सेक्शन के साथ, और आर्टिकल 15 सबक्लॉज 4 किसके साथ डील करता है, क्लासेस के साथ। नेक्स्ट लाइन में स्टार लगा के लिखिएगा आर्टिकल 15 सबक्लॉज 5 was added later by the 93rd Constitutional Amendment Act 2005, which provides the socially and educationally backward classes. Next लाइन में लिखेगा SC ST can be provided special provision for admission in educational institutions
इंक्लूडिंग इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस whether added or unadded by the state, whether added or unadded by the state. However, it does not include minority educational institutions as provided in Article 30 as provided in Article 30 सब क्लोज 1। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो आर्टिकल 15 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एमसीक्यू होंगे ना इसके आर्टिकल 15 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे वो मैं इस वीडियो के बाद आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब आपका जो आर्टिकल 15 है वो आपका क्लियर हो चुका है। तो जाने से पहले एक बार मैं डेफिनेशन दोबारा से रिवाइज कराना चाहता हूँ और ये आप रिवाइज भी करते रहिएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, आर्टिकल 15 1 और 2 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन को कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है। जबकि आर्टिकल 15 सब क्लोज 3 क्या कहता है कि वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए क्या करेंगे? एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन हम बनाएंगे, उसी को रिजर्वेशन बोला जाता है। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? स्पेशल प्रोविजन बना देना पर्टिकुलर किसी कैटेगरी के लिए। तो आई होप दोस्तों आर्टिकल 15 अब आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा।